अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो में से आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखा करो। ओके, हमारा जैसे कि हमने कल लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया, सेकंड चैप्टर था हमारा, और अब हम फिफ्थ चैप्टर शुरू करने लगे हैं। थर्ड चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर एक्चुअली हमारा है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, बट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये मैंने डायग्राम इसलिए यहाँ बनाई है क्योंकि इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्कोप मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा चैप्टर है दिस वन इज़ स्कोप मैनेजमेंट। हमने जैसे कि फ़र्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हमने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के पास पहुंचना है, उसके लिए हमें स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट से शुरू करना पड़ेगा। 9 नॉलेजेबल एरिया में से गुजर के टूल्स एंड टेक्निक्स एफिशिएंटली इस्तेमाल करने के बाद हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट तक पहुंच सकते हैं। उसके अंदर हमने 9 नॉलेजेबल एरियाज़ डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहला हमने बोला कि 9 नॉलेजेबल एरिया में 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक कोर पोर्शन था और एक फैसिलिटेटिंग पोर्शन था। तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट कोर पोर्शन, वो है हमारा स्कोप मैनेजमेंट, जो हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, तो स्कोप क्या है? स्कोप को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? स्कोप ये है सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी और वो जो प्रोसेसेस होंगे एक प्रोडक्ट को क्रिएट करने में फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसको हम बोलते हैं स्कोप। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ एंड द प्रोसेसेस यूज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको हम बोलते हैं स्कोप। क्लियर हो गया? यानी कल कोई आपसे कभी पूछे कि स्कोप क्या होता है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर आप ये बता सकते हो कि सारी एक्टिविटीज़ और जो उनके प्रोसेसेस हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे एक प्रोजेक्ट को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको हम बोल रहे होते हैं स्कोप। जैसे कि यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, ऑल द वर्क एंड एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस टू क्रिएट अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्कोप। ठीक हो गया? फिर क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्कोप मैनेजमेंट, यानी अब जो हम स्कोप बना रहे हैं, स्कोप डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये हमारा काम है। तो स्कोप मैनेजमेंट क्या है? स्कोप मैनेजमेंट हमारे पास है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये डिफ़ाइन करते हैं और एज वेल एज इस चीज़ पे हम कंट्रोल करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर होंगी और कौन सी चीज़ें प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगी, यानी कौन से वर्क और एक्टिविटीज़ कैन बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एज वेल एज जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं और हमारी जो टीम मेंबर्स हैं वो ये देखेंगी, वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगी कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और ऐसी कौन से प्रोसेसेस हैं जो हमारे प्रोडक्ट को एक क्रिएट करेगी, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाएगी, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। यानी अगर मैं इसको सिंगल वर्ड में डिफ़ाइन करूँ तो प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जितनी हम एक्टिविटीज़ हैं, जितना हमारा टास्क है, उसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वर्क में हमें साथ साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैन बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, क्लियर हो गया? सो हम एक दफ़ा मैं फिर रिवाइज करती हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कोप एंड प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप किसको बोलेंगे? जितनी एक्टिविटीज़ हैं, जितना वर्क है और जो प्रोसेसेस होंगे अपने प्रोजेक्ट से एक प्रोडक्ट बनाने में, उसको हम बोलेंगे स्कोप। और स्कोप मैनेजमेंट क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन किया जाएगा, उसे कंट्रोल किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कैन बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कौन कौन सी नहीं हो सकती। एज वेल एज प्रोजेक्ट की टीम और जो स्टेक होल्डर्स हैं ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट से कैसा प्रोडक्ट बन रहा है और एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। अब प्रोसेसेस की बात हुई है, तो प्रोसेसेस का मतलब ये है कि एक सक्सेसफुल स्कोप डिफाइन करने के लिए हमें 5 प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। द नंबर 1 इज़ अ कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट, नंबर 2 स्कोप को डिफाइन करना, नंबर 3 वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना, नंबर 4 स्कोप को वेरीफाई करना एंड नंबर 5 स्कोप को कंट्रोल करना। इसको भी मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है। जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ें कर रहे होते हैं। पहले रिक्वायरमेंट गैदर करना, स्कोप की डेफिनेशन और फिर उसी स्कोप से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना। और जब ये बन जाता है वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर, फिर उसे मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करने के लिए, यानी मतलब क्या है, स्कोप को वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने स्कोप ठीक है और उसकी कंट्रोलिंग कर रहे हैं। ये आपके 5 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी आगे से फर्दर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करेगी। ये मैंने आपके लिए एक ऑप्शनल बनाया है जिसमें आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और प्रोजेक्ट फिनिश हो रहा है, या आपने अगर ये आप समझ लो कि एक पूरा चैप्टर है। दिस 5
पॉइंट्स इज़ अ कंप्लीट चैप्टर। या तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट स्कोप और 5 प्रोसेस जो इन्वॉल्व हैं उसको डिस्कस करो, तो फिर आपको हर एक को 1 बाय 1 हाईलाइट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि वो आपको ये भी कह सकता है कि सिर्फ स्कोप मैनेजमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करते हैं उसको एक्सप्लेन करें, कि एक अलग क्वेश्चन हो सकता है, इसका एक अलग, इसका अलग, यानी इस चैप्टर के अंदर टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एज अ होल और एक ये 5 अलग अलग। ठीक है, अब हर एक प्रोसेस में जो है वो कौन कौन सी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ हाईलाइट कर दी हैं। आगे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया। आप इसको ज़ुबानी याद रखना चाहते हो तो ये तो अच्छी बात है, एक डायग्राम के तौर पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं होगा। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स के हमारा जो स्कोप डिफाइन करने से पहले, प्रोजेक्ट की एब्स्ट्रैक्ट लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोजेक्ट है क्या, और प्रोजेक्ट है क्या ये हमें कब पता चलेगा, जब हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स उनसे लेंगे कि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस था हमारी रिक्वायरमेंट गैदर करना। ठीक है, अब यहाँ आते हैं कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट। अब जैसे कि ये स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपके साथ, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में कुछ डिलीवरेबल्स को डिस्कस किया था, यहाँ मैं डिस्कस करती हूँ डिलीवरेबल। अभी हमने बोला स्कोप क्या होता है कि हर सेट ऑफ वर्क या एक्टिविटीज़ और उसको कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो ये सब मिल के प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफ़ाइन करती हैं। तो वो ये कहता है, और ये स्कोप क्या है, मिल के जो हमारा एक प्रोडक्ट बनाएंगी वो हमारा क्या बनेगा, एक स्कोप बनेगा। अब ये तो प्रोडक्ट बना, फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर अपने काम को आसान करने के लिए, अपने काम को मैनेजेबल बनाने के लिए वो क्या करता है, उसके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया यानी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए है, उसके आगे से उसने सब एक्टिविटीज़ बना ली हैं, जैसे A1, A2, A3 और A4। अब क्या होगा कि ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास एक प्रोडक्ट हो रहा है, और ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर इसको कंप्लीट किया, फिर एक आउटपुट आया, फिर इसको कंप्लीट किया, अदर आउटपुट आया, फिर इसको कंप्लीट किया, अदर आउटपुट आया, और ये सारे आउटपुट्स क्या हैं, इज़ अ स्मॉल डिलीवरेबल्स। ठीक है, यानी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और जो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, और ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं जब एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, डिफ़ाइन कर देगा हमारे प्रोजेक्ट को, वेरीफाई कर देगा कि वाकई जो हमारा स्कोप था उस स्कोप के मुताबिक हमारा एक प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। तो ये इस तरीके से हम ये मैनेज कर सकते हैं। यानी बजाय कि आप फाइनल देखो जाके कि टोटल एक्टिविटीज़ 15 एक्टिविटीज़ थी, इन 15 एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के बाद ये मेरे फाइनल प्रोडक्ट आया मेरे पास, तो ये 15 एक्टिविटीज़ जो डिफाइंड हो रही हैं, दिस इज़ माय स्कोप। ठीक है, तो कहता है कि नाउ अ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क एफिशिएंटली, वर्क एक्यूरेटली। वो क्या करता है कि अपने इसी ही एक्टिविटीज़ को, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेता है। यानी अगर कस्टमर ने बोला है कि मेरे प्रोडक्ट में 5 फीचर्स होंगे, तो इसका मतलब आप 5 फीचर के अलग अलग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना सकते हो। इस फीचर का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से जो प्रोडक्ट मिलेगा मे बी दिस इनपुट, इसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट वाले के तौर पे इनपुट की तरह बिहेव करेगा, फिर इसका जो आउटपुट होगा नेक्स्ट वाले का इनपुट बनेगा, और फिर जाके हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आएगा। यानी आपको डिलीवरेबल का कॉन्सेप्ट बताने का मकसद ये था कि इस डिलीवरेबल से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने टास्क को मोर मैनेजेबल कर सकते हैं, क्योंकि स्कोप तो एक्टिविटीज़ के थ्रू डिफाइन हो रहा है, और हमने स्कोप को ये भी बोला कि जो एक्टिविटी से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे स्कोप को डिफाइन करेगा, तो हम उसी को एज अ स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल चंक्स में भी कवर कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उससे फिर कंक्लूड करके फाइनल मेन प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसी के लिए यानी हर एक काम को मैनेज करने के लिए हमें उस तरीके से रिक्वायरमेंट गैदर करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ आते हैं कि रिक्वायरमेंट गैदर करने का तरीका क्या है, हम किस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे। तो नंबर 1 हमारा सबसे पहला टास्क था कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट। अब आप ये देखो, अब मैंने बोला ना हम डिलीवरेबल बनाते हैं, स्मॉल डिलीवरेबल से क्या होगा कि हम अपने अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और हर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने से हमें सेट ऑफ एक्टिविटीज़ भी हाईलाइट हो जाएंगी कि इसको कैसे करना है, और उससे हम स्मॉल प्रोडक्ट्स भी, आउटपुट्स भी आते जाएंगे, और हर एक आउटपुट नेक्स्ट वाले के लिए एज अ इनपुट सक्सेसफुली हम इजीली काम कर पाएंगे। तो सबसे पहला था कलेक्टिंग रिक्वेस्ट। अब उसका मैंने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसमें मेरा पहला काम क्या था कि
रिक्वायरमेंट गैदर करने का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो फ़ीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, कौन कौन से फ़ीचर्स यूज़ होंगे, कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे, उसको डिफ़ाइन करूँगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाऊँगी, और हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस मुझे चाहिए इज़ अ डेफिनेशन फॉर द कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट। यानी व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने का क्या पर्पज़ है? ताकि हम अपने प्रोडक्ट के लिए जो फ़ीचर्स हैं और उसके जो फंक्शंस हैं उसको डिफ़ाइन कर सकें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, एज़ वेल एज़ उस डॉक्यूमेंटेशन में ये भी डिस्क्राइब कर सकें कि हर फंक्शन और हर फीचर को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे किन प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये तो हमारे पास होगी डेफिनेशन। अब इसको पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए? अब अदर एक्टिविटीज़, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले मुझे उन स्टेक होल्डर्स जो कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है। जब वो रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो जाए मुझे उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। जैसे ही मैंने अब मीटिंग की अपने कस्टमर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, उन्होंने मुझे अपने फीचर्स बता दिए, रिक्वायरमेंट्स बता दी, रिक्वायरमेंट 1, रिक्वायरमेंट 2, रिक्वायरमेंट 3 एंड सो ऑन, रिक्वायरमेंट एन। ये मैंने इसकी प्रिपरेशन कर ली, रब डॉक्यूमेंटेशन बना ली। नेक्स्ट मेरा काम है रिक्वायरमेंट को मैनेज करना, मैनेजमेंट करना, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाना। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का मतलब है जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे पास उसको डिफ़ाइन करूं, उसको एनालाइज करूं, उसको स्टडी करूं, और फिर ये देखूं कि कौन सी रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी क्या है और उसको किसको पहले सॉल्व करना है और किसको बाद में सॉल्व करना ज़रूरी है। यानी किसकी प्रायोरिटी हाई है और किसकी प्रायोरिटी लो है। मुझे प्रॉपर प्लानिंग करनी है। ये तो मैंने एस्टिमेशन कर लिया कि स्टेक होल्डर को मैक्सिमम इतनी रिक्वायरमेंट्स डिफाइंड है, ये डॉक्यूमेंटेशन में मैंने लिख दी। लेकिन अपने टास्क को और आसान करने के लिए इसके आगे से नेक्स्ट मैंने फर्दर एक्टिविटीज़ में इसको डिफ़ाइन किया कि पहले मैं रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करूँगी, उसको एनालाइज करूँगी और देखूँगी उसमें क्या क्या उसके स्कोप है, हर रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लीट करना है और कौन सी रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा है और कौन सी रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी कम है। जब ये प्रायोरिटी प्लान बन जाएगा फिर उसके बाद मैं उसकी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स भी बनाऊंगी। ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें हम मैपिंग करते हैं, एक मैप बनाते हैं। जैसे कि आपकी पहली रिक्वायरमेंट, मेरे कस्टमर ने मुझे बोला कि जैसे ही यूज़र मेरा सिस्टम ऑन करे, मेरी वेबसाइट या कोई मेरा प्रोजेक्ट ऑन करे तो उसके सामने एक लॉगिन फॉर्म आ जाए। ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और लॉगिन फॉर्म आए तो वो मुझसे ईमेल पूछे और उसके बाद मेरे से क्या पूछे? पासवर्ड पूछे। ये उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। अब मैं इसका ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगी? ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? मैं एक टेस्ट केस बनाऊंगी। टेस्ट केस क्या होता है कि मैं एक कंडीशन सेट करूंगी कि क्या ये रिक्वायरमेंट मेरी सक्सेसफुली काम कर रही है या नहीं काम कर रही। मैंने टेस्ट केस बनाया है कि यूज़र जो है वो ईमेल एंटर करेगा और यूज़र इसमें पासवर्ड एंटर करेगा। अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है और मेरा लॉगिन होने के बाद एक नया पेज मेरे सामने आ जाता है तो इसका मतलब ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि जो मैंने टेस्ट केस बनाया था वो गिवन रिक्वायरमेंट से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल एक आउटपुट जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी मैं ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में मैं क्या करूँगी? यहाँ सीरीज़ नंबर दूँगी, फिर मैं लिखूँगी मेरी रिक्वायरमेंट 1 ये थी, रिक्वायरमेंट 1 की डिस्क्रिप्शन लिखूँगी, फिर मैं टेस्ट केस लिखूँगी कि इस रिक्वायरमेंट पे मैंने ये टेस्ट किया, उसको टेस्ट किया, टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब है ये रिक्वायरमेंट मेरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है। ये हर मैट्रिक्स बनाना, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना ज़रूरी है। ये आप भी अपने प्रपोजल्स के अंदर बनाओगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या थी और आपने हर रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपने अपना ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना है कि आपने रिक्वायरमेंट 1 का टेस्ट केस बनाया और उसको आपने रिक्वायरमेंट को टेस्ट किया, टेस्ट सक्सेसफुल है तो वो आपने अपने मैट्रिक्स में लिखते जाना है कि इस रिक्वायरमेंट का टेस्ट केस ये है, इस रिक्वायरमेंट का टेस्ट केस 2, इस रिक्वायरमेंट का टेस्ट केस 3, और ये सारी चीज़ें अपने अपने टेबल में डालनी है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास पॉइंट था कि हर काम करने के लिए, रिक्वायरमेंट को, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए के अंदर भी हमारे पास सेट ऑफ एक्टिविटीज़ थी और एक्टिविटीज़ को कलेक्शन ऑफ को परफॉर्म करने के लिए हमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं इजीली मैनेज करने के लिए। तो स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस था हमारी कलेक्शन करना रिक्वायरमेंट्स की, और रिक्वायरमेंट कलेक्शन करने का मतलब है कि हम ये देखें कि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कौन से फीचर्स की ज़रूरत है, कौन से फंक्शंस की ज़रूरत है और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए किन प्रोसेसेस को लेना पड़ेगा। और इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमें स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट गैदर करनी थी, रिक्वायरमेंट हाईलाइट करके उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनानी थी,
थी, फिर उसके बाद उसी रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग करनी थी और ये बताना था कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किसकी रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटी कैसे है और किसको पहले एग्जीक्यूट करना है और किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है। और उसी रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करने के लिए, उसी रिक्वायरमेंट की सक्सेस रेट देखने के लिए हम ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते थे। और ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब है हर रिक्वायरमेंट के लिए एक टेस्ट केस बनाया जाए। टेस्ट केस का मतलब है वेरिफिकेशन, टेस्ट केस का मतलब है कंडीशंस, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या हमारा जो फीचर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना है कि नहीं बना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें मिल रहा है रिक्वायरमेंट कलेक्शन प्रोसेस। इसका ये डिलीवरेबल देखो, हमारा एक डिलीवरेबल आ गया, फर्स्ट डिलीवरेबल, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट था, जो ये होल नहीं है, पहला डिलीवरेबल था। पहला डिलीवरेबल के तौर पे हमारे पास क्या आया, पूरा कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, रिक्वायरमेंट कलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डिलीवरेबल की तरफ जब हम मूव करेंगे, नेक्स्ट फीचर की तरफ हम जाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है स्कोप को डिफ़ाइन करना। स्कोप को डिफ़ाइन करने के बाद हमारे पास सेकंड डिलीवरेबल क्या आएगा कि स्कोप स्टेटमेंट मिल गई हमें और साथ साथ जो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन थी वो हमने अपडेट कर दी। ठीक है, अपडेट कर दी कि अब ये स्कोप भी इसमें ऐड हो रहा है। स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब ये है कि आप एक समरी रिपोर्ट में, एक पैराग्राफ में या एक स्मॉल प्रिसाइज फॉर्म में अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दो, दिस इज़ आ प्रोजेक्ट चार्टर। यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दो, ये बता दो कि इसको कंप्लीट कैसे करना है और इसमें कौन से स्टेक होल्डर्स हो जाएंगे, ये आपका बन गया प्रोजेक्ट चार्टर। ठीक है, उसके बाद स्कोप डिफ़ाइन कर रहे हो ना, स्कोप बता रहे हो ना, स्कोप तो तभी डिफ़ाइन होता है जब हमें पता हो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है इसके अंदर। तो जो रिक्वायरमेंट गैदर की थी आपने कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट से, वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। नंबर 2, आपने देखना है कि जो हम स्कोप डिफ़ाइन कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, यानी हमने उसके मुताबिक प्लान किया है, उसकी पॉलिसीज़ देखनी है, प्रोसीजर्स देखने हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटीज़ पॉलिसीज़ देखनी है, उनका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर देखते हुए एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करना है। क्योंकि आप वो स्कोप में वो चीज़ें डिफ़ाइन नहीं कर सकते जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स में ना हो। आपने उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ही अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफ़ाइन करना होता है। एज वेल एज चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म, अगर आपने किसी एक्टिविटी में या किसी भी फीचर में कोई चेंजेस की हैं तो आपने उसके लिए उसको भी अप्रूव्ड करवाना है कि वो आपने, क्योंकि ये भी हम एक चेंज रिक्वेस्ट भी एक डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अगर आपने कोई चेंजेस की हैं, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एक्टिविटी में चेंज आया, आपने वो चेंज क्यों किया है, उसकी रीज़न, उसके लिए आपको कितना कॉस्ट और लगना पड़ेगा, या उसके लिए कोई कॉस्ट मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, या किसी और स्टेक होल्डर की ज़रूरत तो नहीं है, या कोई प्रोग्रामर की ज़रूरत तो नहीं है, यानी ईच एंड एवरीथिंग फॉर द रीज़न ऑफ द चेंजेस वो एक करनी पड़ती है। फिर एक चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है, वो उसको अप्रूव करता है और वो फिर वो अप्रूवल आपने इसके साथ अटैच करना होता है, बताना होता है कि ये अप्रूवल आपने क्यों किया। तो स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट का स्कोप क्लियरली हाईलाइट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने प्रोजेक्ट चार्टर बनाओ, जिसमें आप समरी पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट। फिर जो आपने रिक्वायरमेंट गैदर की है वो भी उसमें ऐड करो और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो आपने रिक्वायरमेंट्स ली हैं, एज वेल एज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स बताओ कि ये जो हमने स्कोप डिफ़ाइन किया है वो प्रोजेक्ट के एसेट्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी उसकी प्लान के मुताबिक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के मुताबिक है, प्रोसीजर के मुताबिक है, सिक्योरिटी के मुताबिक, पॉलिसीज़ के मुताबिक है, हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। और अगर कोई चेंजेस हुई हैं, कोई चेंजेस हो सकती हैं फ्यूचर में, वो भी आपने अप्रूव्ड रीज़न के साथ, अप्रूव्ड स्टेटमेंट सिग्नेचर्स के साथ आपने डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करना होता है। फिर ये हमारी चीज़ हो गई, यानी हमने जो अपना काम करना था, सेट ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी थी, उसमें सबसे प्रोसेसेस परफॉर्म करने थे, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस था रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना। उसमें जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ थी वो ये सब हमने देखी। उसके फर्स्ट डिलीवरेबल से हमें क्या मिला, कलेक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट। वो हमने सारी कलेक्ट करने के बाद हम अपने स्कोप की तरफ गए। स्कोप से हमें, रिक्वायरमेंट से हमें पता चला व्हाट इज़ आवर प्रोजेक्ट, उससे हम वो डिफ़ाइन करने के लिए हमने प्रोजेक्ट चार्टर बनाया। प्रोजेक्ट चार्टर्स के साथ साथ हमने फिर वो जो रिक्वायरमेंट गैदर की थी वो अटैच की और फिर हमने ये डिफ़ाइन किया कि जो जो हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो जो उनसे एक्टिविटीज़ हम हाईलाइट कर रहे हैं वो सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट के मुताबिक है, और इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस इन एनी एक्टिविटी तो वो अप्रूवल भी हमने इसके अंदर अटैच करना है। नेक्स्ट, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन हो चुकी हैं, रिक्वायरमेंट गैदर हो चुकी है, रिक्वायरमेंट बन चुकी है, तो हमारा नेक्स्ट काम है
रिक्वायरमेंट्स पता चल गई हैं, कंपोनेंट्स पता चल गए हैं, तो अब हमारा काम है उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि उसने आपको बोल दिया कि मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर्स होने चाहिए कि यूज़र लॉगिन हो सकता है, यूज़र अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, यूज़र लॉगिन हो सकता है, ठीक है, यूज़र रजिस्टर कर सकता है अपने आप को, यूज़र परचेज़ कर सकता है, इसके अलावा यूज़र जो है हमारे पास जो है अपनी इनवॉइस क्रिएट कर सकता है। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स होने चाहिए। अब डेफिनेटली हर मॉड्यूल को परफॉर्म करने के लिए आपको अलग अलग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हम अपने ही डिलीवरेबल्स को सब डिलीवरेबल में डिवाइड कर देते हैं, यानी एक एक्टिविटी को सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देना इज़ अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। अभी हमने ये सारे क्वेश्चन सब पॉइंट्स अलग अलग भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम उसी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर हाईलाइट की गई हर एक्टिविटी की डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी का मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी किस कंपोनेंट से बिलोंग कर रही है, उसमें उसका नाम, ठीक है। उसके बाद उसको कंप्लीट करने के लिए कितनी रिसोर्सेज चाहिए, उसको कंप्लीट होने के लिए कम से कम कितने दिन लगेंगे, डेज भी इसमें आ जाता है, ठीक है। उसमें हमारे पास जो हैं वो डेज भी आ जाते हैं, एज़ वेल एज़ उसमें कॉस्ट टोटल कितनी लगेगी, इस एक्टिविटी के ऊपर बाकी दूसरी कौन सी एक्टिविटीज़ डिपेंड कर रही हैं। आपको वो डायग्राम याद है जो हमने एक्टिविटी डायग्राम पढ़ी थी, डिपेंडेंसी होती थी कि ये वाली एक्टिविटी ख़त्म होगी तो फिर नेक्स्ट वाली शुरू होगी, उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि कितनी एक्टिविटीज़ इस पर डिपेंड कर रही हैं, इस एक्टिविटी को हमने कब डिलीवर करना है और इस एक्टिविटी के हमने कितने माइलस्टोन्स बनाने हैं। यानी अगर एक्टिविटी 6 डेज़ में कंप्लीट हो रही है तो आपने हर एक डे के बाद इसका आउटपुट दिखाना है, यानी ये एक माइलस्टोन, दिस वन इज़ माइलस्टोन, या कंप्लीट होने के बाद फाइनल डिलीवरेबल देना है, ठीक है। तो ये डिक्शनरी होती है और ये डिक्शनरी हमें क्रिएट करनी पड़ती है हर कंपोनेंट के हर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के लिए। उस डिक्शनरी से उस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है हमारी स्कोप की बेसलाइन क्या है। बेसलाइन क्या है? बेसलाइन हमें वो कंडीशन बताती है कि कब हमने एक टास्क को शुरू करना है और कब हमने एक टास्क को ख़त्म करना है। मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यू और कंडीशन विच डिफाइन फ्यूचर मेजरमेंट्स विल बी कंपेयर, ठीक है। यानी प्लानिंग कितने दिन तक चलेगी और एग्जीक्यूशन कितने दिन बाद शुरू होगी, वो होती है बेस लाइन। इसी तरीके से ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर उसकी डिक्शनरी एक्सप्लेन करेगी कि स्कोप की कब स्टार्ट हो रहा है एक्टिविटीज़ और कब ये ख़त्म हो रहा है। और लास्ट पे हर एक फेज़ में हम फाइनल में प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन को साथ साथ अपडेट करते रहते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यानी जो कि हमने जोन से रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी, जो चीज़ें हाईलाइट की थी उसको अब उसके ब्रेकडाउन्स बनाती हैं, उसकी डिक्शनरी बिल्ड कर दिया है और उसकी बेसलाइन बना दी। बेसलाइन का मतलब अप्रूव्ड वर्जन ऑफ स्कोप स्टेटमेंट, यानी अब जो स्कोप हमने ऊपर हाईलाइट किया था उस वेब स्ट्रक्चर से हमने उसको अप्रूवल दे दिया कि अब हमने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ डिस्कस, सेकेंड लास्ट पॉइंट आता है, यहाँ हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है स्कोप को वेरीफाई करना। स्कोप को वेरीफाई करने का मतलब है कि जो हमारे कस्टमर हैं और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो हमारे डिलीवरेबल्स जितने हमने उन्हें डिलीवरेबल दिए हैं उन्होंने फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया, उसको ओके कर दिया। और अगर उन्होंने ओके नहीं किया, इफ़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो उन्हें चेंज रिक्वेस्ट में डाल दो, ठीक है। और चेंज रिक्वेस्ट में डालने के बाद जो है हम उसको वही काम करेंगे, चेंजेस क्यों की हैं, कैसे की हैं, उसका अप्रूवल करवा के फिर उनसे एक्सेप्ट करवाएंगे ताकि हमारा जो स्कोप है वो वेरीफाई हो जाए। लास्ट वन इज़ अ कंट्रोलिंग। स्कोप को कंट्रोल करने का मतलब है कि आप अपने प्रोजेक्ट के स्टेटस को मॉनिटर करो साथ साथ, यानी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट में चेंजेस आ रही हैं उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना इज़ अ कंट्रोलिंग स्कोप, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमें देखना होता है प्रोजेक्ट टीम की एबिलिटी इन्फ्लुएंस हो रही होती है, यानी अगर कोई चेंजेस आ रही हैं उस चेंजेस के बावजूद अपनी कॉस्ट और अपने टाइम के गोल्स को मैनेज करना ये प्रोजेक्ट टीम और प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस और अगर वो बहुत ज़रूरी है तो उस चेंजेस को मैनेज भी करे, उसको कंट्रोल भी करे, बट इससे हमारी गोल पे कोई इफेक्ट ना हो, यानी हमारी कॉस्ट भी प्रॉपर्ली मैनेज हो, हमारा टाइम भी स्पेसिफिक जो है उसी में ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। सो दिस इज़ आ स्कोप मैनेजमेंट, जो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें स्कोप की रिक्वायरमेंट्स बतानी पड़ती हैं। स्कोप की रिक्वायरमेंट एक अलग डिलीवरेबल है, उस डिलीवरेबल से नेक्स्ट हम स्कोप की
को डिफ़ाइन करते हैं। स्कोप को डिफ़ाइन करने का मतलब है अपनी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ और अपने प्रोजेक्ट को स्मॉल प्रिसाइज फॉर्म में एक्सप्लेन करो। उसके बाद उन्हीं एक्टिविटीज़ और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स जो आपने गैदर की हैं उससे आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हो, और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से हमारा अप्रूव्ड वर्जन आता है हमारे स्कोप स्टेटमेंट का। जब उस अप्रूव्ड वर्जन मिल जाता है हम उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और उस काम को साथ साथ हम वेरीफाई करते जाते हैं। वेरीफाई करने का मतलब था जोन से डिलीवरेबल हम उन कस्टमर को या स्टेक होल्डर्स को दिखा रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको चेंज रिक्वेस्ट में डाल के उसको दोबारा अप्रूव करवाना, और साथ साथ अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो चेंजेस को मैनेज करते हुए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आने देना इज़ अ कंट्रोलिंग ऑफ द स्कोप। ओके, अब आप इसको देखो और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।